बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी हम देखने लगे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हों, फ्रेश ग्रेजुएट्स हों, उनके लिए फ्रीलांसिंग में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उस उनको किस तरह की स्किल्स सीखने की ज़रूरत है और वो किस तरह फ्रीलांसिंग मार्केट में अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं। और उसमें जो हमारा मेजर पॉइंट होगा वो ये भी होगा कि क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे करनी है और अपना ऑर्डर कैसे विन करना है। फिर उसके बाद ऑर्डर जब आपने विन कर लिया तो उस ऑर्डर को आपने कंप्लीट किस तरह उसको कंप्लीट करना है और फिर डिलीवर कैसे करना है उसको। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको सिनेरियो बताता हूँ इस हवाले से। पहले सेशंस में आपने ये चीज़ें समझ ली होंगी कि फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हैं और उनमें किस तरह काम किया जा सकता है। तो हम उनमें से जो फाइवर को यूज़ करेंगे, ठीक है, फाइवर यूज़ करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह की हम स्किल्स को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ओवरऑल आप किसी भी तरह की स्किल को यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बट एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चार मेजर स्किल्स हैं जो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आपने पहले सेशंस में और भी काफ़ी देखी होंगी, लेकिन अभी से थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं और हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपना कम्युनिकेशन वाली साइड पे। तो सबसे पहले तो हम इसको करते हैं कि इलेक्ट्रिकल के अंदर एक इलेक्ट्रिकल में डोमेन आती है सॉफ्टवेयर वाली साइड जो फर्मवेयर, और एक है हार्डवेयर वाली साइड। इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर के अंदर आप क्लाइंट को किस तरह असिस्ट कर सकते हैं। पहले तो आप क्लाइंट के लिए सर्किट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, सर्किट की सिमुलेशन कर सकते हैं, उसको एनालाइज करके दे सकते हैं, उसकी रिपोर्ट बना के दे सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा इसमें आप ये काम कर सकते हैं क्लाइंट के लिए कि क्लाइंट ने ऑलरेडी सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है, उसको एनालाइज किया हुआ है और अब उसको वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे लेके जाना चाह रहा है, जो कि जिसको हम कहते हैं पीसीबीज। अब उसकी वो पीसीबी बनवाना चाह रहा है या उसको किसी और तरह में मैन्युफैक्चरिंग उसकी करना चाह रहा है, तो आप किस तरह उसको असिस्ट कर सकते हैं इधर। हार्डवेयर के अंदर दो मेजर चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। एक तो ये है कि सर्किट डिज़ाइनिंग, उसको एनालाइज करना और उसकी सिमुलेशन करना। इसके लिए टूल्स जो मेजर यूज़ हो सकते हैं वो है मल्टीसिम यूज़ हो सकता है इसमें एनआई का, इसमें मैटलैब का सिमुलिंक यूज़ हो सकता है, इसमें सिम स्पेस यूज़ हो सकता है, प्रोटियस यूज़ हो सकता है, पी स्पाइस यूज़ हो सकता है, एलटी स्पाइस यूज़ हो सकता है। और इसी तरह कुछ मोर एडवांस हैं और एक्सपेंसिव भी हैं, ऑडिटिंग वगैरह यूज़ हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि आप सर्किट डिज़ाइन करें, उसको सिमुलेट करें, उसके रिजल्ट एनालाइज करें, उसकी रिपोर्ट लिखें और ये क्लाइंट को डिलीवर करें उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। दूसरा काम ये है कि जो क्लाइंट ने ऑलरेडी सर्किट बनाया हुआ है, उसके पास उसकी हर चीज़ है और वो आपको कहता है कि मैंने इसे मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे लेके जाना है, तो मुझे इसकी कुछ फाइल्स दो जो कि मैं किसी तरह मैन्युफैक्चर करवा सकूं और इसको मैं रियल लाइफ में यूज़ कर सकूं। तो उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो टूल्स है उसके, कि कौन से टूल्स के ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टूल्स जो हैं वो अवेलेबल है, कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं। सबसे पहले कॉमनली यूज़ होता है प्रोटियस और इसी तरह पीसीबी एक्सप्रेस वगैरह ये यूज़ होते हैं। लेकिन थोड़ा सा मोर प्रोफेशनली देखें तो ईगल यूज़ होता है और इसके अलावा ऑल्टियम यूज़ होता है, ऑर्किड यूज़ होता है। ऑल्टियम एक एक्सपेंसिव टूल है, इसी का ही सर्किट मेकर है ऑल्टियम की तरफ से, वो आपको फ्री मिल जाएगा। और इसी तरह ईगल जो है ये स्टूडेंट की जो आईडी है उस बेस पे आपको 3 ईयर का इसका लाइसेंस मिल सकता है फ्री उसका। बाकी भी और काफ़ी अवेलेबल है, आप इस पे थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं कि आपको कौन सा टूल जो है वो अच्छा लगता है और कौन सा आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो थी हमारी हार्डवेयर वाली साइड। हार्डवेयर में मतलब आप सर्किट को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस की है।
अब जाते हैं हम फर्मवेयर वाली साइड पे, जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग और इसका फर्मवेयर लिख के देते हैं क्लाइंट को। इसमें ये बहुत ही वास्ट फील्ड है और इसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें ये करना होगा कि अपने आप को नैरो डाउन करना होगा कि आप किस स्पेसिफिक डोमेन में काम करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप एम्बेडेड सिस्टम के सॉफ्टवेयर फर्मवेयर के लिए काम करना चाह रहे हैं और उसमें आप फिर कौन कौन से कंट्रोलर्स पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें जो मेजर आते हैं, आर्डिनो के अंदर यूज़ होता है मेगा, इसी तरह पिक कंट्रोलर है और इसी तरह एसटीएम है, टीआई के कंट्रोलर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। आप किस एक स्पेसिफिक कंट्रोलर को यूज़ करके तो उसकी प्रोग्रामिंग करके क्लाइंट को देना चाह रहे हैं, ये एक काफ़ी डिमांडिंग फील्ड है। इसकी फ्रीलांसिंग में भी अच्छी डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है अगर आपकी स्किल इसमें स्ट्रॉन्ग है तो, और इसकी लोकल लेवल पे भी अच्छी डिमांड है। लेकिन इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर किस तरह करवाते हैं, जिस तरह I2C है, SPI है, कैन है, और भी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है इंटरफेसेस होते हैं, आपको उनको यूज़ करना आना चाहिए, उनकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एम्बेडेड के अंदर आर्डिनो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो लोग आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग करते हैं और उसको छोटे लेवल पे यूज़ करते हैं। आर्डिनो पे फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है और आप थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़े मोर प्रोफेशनल कंट्रोलर्स को सीखें, उनको ऑप्ट करें और उन पे जो काम करना सीखें, स्टार्ट करें। अच्छा, ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि किस तरह की डोमेन जो है वो हम चूज़ कर सकते हैं। अब हम फर्दर जाते हैं कि हम अपनी गिग को कैसे क्रिएट करेंगे, जो कि मैं गिग क्रिएशन जो मेरा मेजर नहीं होगा कि मैं आपको बताऊं, लेकिन हम उसको अब नया अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो उस पर गिग को क्रिएट करना, फिर उस गिग के ऊपर आपने किस तरह ऑर्डर को कैच करना है और क्या उस पर काम करना है। ये एक फाइवर का इंटरफेस है, जिससे जब जब आप न्यू अकाउंट बनाएंगे तो आप यहाँ पे आएंगे। इस पे दो तरह आप सेलिंग ऑप्शन पे जा सकते हैं। एक तो ये है बिकम अ सेलर, इस पे क्लिक करें और ये आपको थोड़ा सा गाइड करेगा खुद भी, आपने क्या करना है, किस तरह स्टार्ट करना है। ये ऑलरेडी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, इसमें एज एन इंजीनियर जो हम कर सकते हैं वो मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। अच्छा, इसमें प्रोग्रामिंग एंड टेक नजर आ रहा है। ये ठीक है। इसमें एक तो ये अदर में जाके आप ये कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली ये प्रोग्रामिंग एंड टेक में जाके आप यहाँ पे भी अदर की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्पोर्ट एंड आईटी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इसको सेट कर लें, इसके बाद अगर आपके पास कोई अवार्ड वगैरह हैं तो आप वो इधर मेंशन करें, लाजमी करें। आपने कोई सर्टिफिकेट लिए हुए हैं तो वो लाजमी मेंशन करें उनको। अपनी एजुकेशन डिटेल जो है वो लाजमी एंटर करें इधर, ठीक है। पर्सनल वेबसाइट जो है उसकी डिटेल दे दें, लेकिन वो तो क्लाइंट को शो नहीं होगी। क्लाइंट को आपकी स्किल्स शो होंगी जो आपने यहाँ ऐड की हैं, उसका एक्सपर्टीज लेवल क्या है आपका,
उसके अलावा उसको आपकी एजुकेशन शो होगी, आपका इंस्टीट्यूट शो होगा और आपके सर्टिफिकेट शो होंगे उसे। ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, आपको इसको जो है वो ध्यान से करना है। यहाँ से आप कंटिन्यू करें, कोई एक आप सोशल अकाउंट ऐड करें इसमें और इसको कंटिन्यू करें। ये फाइबर एक रिकमेंड करेगा आपको, एक ये कोर्स है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग एसेंशियल, जो कोर्स करना है आपने। ये जब आपको ये रिकमेंड करेगा तो आपने इस कोर्स को ले लेना है और इसको इस पे आपने जो है सारा देखना है, इसके क्विज फिल करने हैं और ये फिर आपकी प्रोफाइल के अंदर ऐड हो सकता है। अब फाइवर हमें ले गया है गिग क्रिएशन के अंदर। अब हम गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने पहले डिस्कशन की है कि हम किन किन डोमेन्स में काम कर सकते हैं, उनमें मैं दोबारा एक दफ़ा बिल्कुल थोड़ा सा समराइज करता हूँ। हम हार्डवेयर वाली साइड में सर्किट डिज़ाइनिंग, उसको एनालाइज करना, उसके सिमुलेशन कर सकते हैं। और हार्डवेयर वाली साइड में दूसरा काम हम पीसीबी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और उसको जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फाइल्स, उसके लिए बीओएम और ये चीज़ें, बिल ऑफ मटेरियल, ये चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को। सॉफ्टवेयर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा वे लोग और इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। एम्बेड सी, सी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में आती हैं और इसमें आपको क्लाइंट भी ज़्यादा मिलेंगे। इनमें इसमें क्लाइंट रेशो काफ़ी ज़्यादा है। एज एन इंजीनियर जो है आप ये सर्विस अच्छी दे सकते हैं। तो अब हम गिग क्रिएट करते हैं। गिग ज़रा जल्दी से ही और नॉर्मल सी क्रिएट कर लेते हैं। आई विल, ठीक है। ये मैंने एक बहुत बेसिक सा जो है वो गिग टाइटल ऐड की है। आई डू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स एंड सिमुलेशन। इसमें ये है कि लोग सर्च करते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट, सिमुलेशन, तो वो कीवर्ड्स जो मेजर हैं वो गिग टाइटल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसकी कैटेगरी है। कैटेगरी इसमें प्रोग्रामिंग एंड टेक में आप कर सकते हैं, इसके बाद इसे आप अदर में कर सकते हैं, ठीक है। और ये उसने रिकमेंड भी की हुई थी, तो ये वाली हम जो है कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। सर टैग्स आपने क्या ऐड करने हैं? तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका गिग टाइटल होगा, गिग टाइटल को के जो मेन वर्ड्स होंगे वही आपके सर्च टैग में आएंगे, क्योंकि अगर आपका गिग टाइटल कोई और हो जो मेन कीवर्ड्स ना हो और सर्च टैग में कोई और वर्ड्स हो तो ये जो है वो एल्गो में कोई अच्छा सूटेबल नहीं होगा। आपके गिग टाइटल के अंदर भी अच्छे कीवर्ड्स आने चाहिए और सर्च टैग के अंदर भी अच्छे कीवर्ड्स आने चाहिए। मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिमुलेशन सर्किट, ठीक है। ये 5 टैग्स हम ऐड कर सकते हैं, तो ये मैंने 5 टैग्स ऐड किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो आपको प्राइसिंग और डिटेल्स मांगेगा, तो हम प्राइसिंग एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इसको बिल्कुल बेसिक से ही लिख रहा हूँ ताकि ये कट कर दीजिएगा यहाँ से।
ये तीन पैकेजेस हम दे सकते हैं। यहाँ इनकी थोड़ी सी आपने डिटेल लिखनी है। यहाँ पे आपने डिलीवरी टाइम लिखना है कि ऑर्डर स्टार्ट, ये जो है ये ऑर्डर स्टार्ट होने के बाद कितनी देर के बाद आप ये इसे कंप्लीट करके इसको डिलीवर कर सकते हैं। तो इसका मैं बस ये टाइम ऐसे रख रहा हूँ, आप अपने टाइम के लिहाज से, अपने स्किल्स के लिहाज से इसे कर सकते हैं। अच्छा, ये रिवीजन हैं कि क्लाइंट को आप एक काम डिलीवर करते हैं तो उसको अगर वो काम पसंद नहीं आता तो आपको रिक्वेस्ट करता है, तो कितनी रिक्वेस्ट कर सके आपसे। तो स्टार्ट में आप अनलिमिटेड कर दें कि क्लाइंट को फुल सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होगी मैं अपना काम इसे कंटिन्यू रखूँगा। प्राइसिंग है ये, लेट्स सपोज हम करते हैं इसको $5 बेसिक के लिए, $10 स्टैंडर्ड के लिए और प्रीमियम के लिए $20। ठीक है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर किसी क्लाइंट, ये ऑप्शन है आप ऐड कर सकते हैं, अगर किसी क्लाइंट को एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए, ये जो आपने टाइम सेट किया हुआ है, तो आप उसको ये दे सकते हैं इस तरह, और उसकी कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। जिस तरह बेसिक के अंदर आप 1 डे डिलीवरी के अंदर $5 ऐड कर दें, और इसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर 2 डे के अंदर 10 कर दें ऐड, और इसको भी 5 ही रहने दें, और इसको 3 डेज के अंदर 10 कर दें। मतलब आप किसी एक्स्ट्रा पैसे लेके तो उसको ये काम जल्दी भी कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल रिवीजन्स हैं, ये आप जो, अगर तो आपने यहाँ पे रिवीजन लिमिटेड सेलेक्ट की हुई हैं तो आप उसे एडिशनल रिवीजन के साथ भी वो कर सकते हैं। बाकी स्टॉक फोटोज और इस तरह के काफ़ी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इनको। अब आते हैं ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग। इसके अंदर आपने अपने गिग की जो आपने सर्विस देनी है, पहले तो उसका टाइटल था जो पीछे गिग टाइटल आ गया था, अब जो आप सर्विस देना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स आपने लिखनी है, और वो डिटेल इस तरह लिखनी है कि क्लाइंट पढ़ के सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये चीज़ जो है ये मेरी रिक्वायरमेंट के अंदर है और ये कवर कर सकता है ये बंदा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक सी लिखी हुई है, कुछ आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आपने खुद ही इसको लिखना है अपने स्किल सेट के लिहाज से, और इसको जो आपको स्किल्स हैं उसकी डिटेल के साथ इसको लिखना है। हम बेसिकली क्योंकि सर्किट डिज़ाइनिंग वाली गिग क्रिएट कर रहे थे तो मैंने उसको जो है बिल्कुल सिंपल करके लिखा है। इसमें जो केयर करने वाली चीज़ है वो ये है कि आपका जो गिग टाइटल था, वो गिग टाइटल आपका फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर जो है वो उसी तरह के कीवर्ड्स लाजमी है। ठीक है, जिस तरह हमारा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड सिमुलेशन, ये कीवर्ड्स थे हमारे, तो ये आपकी जो है गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्स्ट 2 लाइन के अंदर कोशिश करें ये लाजमी आ जाए। बाकी आप आगे कौन कौन से टूल लिखेंगे इधर आप उसको मेंशन कर दें कि मैं ये वाले टूल्स यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसको बोल्ड के ऑप्शन है, इसको बोल्ड कर दें आप। ठीक है,
और ज़रा प्रोमिनेंट नज़र आए इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप। इस इधर आप टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम लिख सकते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स या जो भी आप जिस तरह का अच्छा आप इसे लिख लें आप कर सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल शॉर्ट में लिखें, बहुत ज़्यादा लेंथी ना करें। वैसे इन्होंने लिमिटेड वर्ड्स दिए हुए हैं 1200, लेकिन आप इतना करें कि क्लाइंट जो है वो स्कीमिंग के दौरान ही जज कर ले कि आप उसको उसके लिए सूटेबल है कि नहीं। क्लाइंट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता आपकी गिग पे, वो आता है बेसिक से स्कीमिंग करता है और वो अगर तो आपकी गिग उसे पसंद आती है तो वो ऑर्डर प्लेस करता है, अदरवाइज वो मूव कर जाता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन जो है ये ऐड करने हैं, ये आप ऐड करें लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस तरह की आप चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप लिखते हैं कि कैन यू ये थोड़ा सा यहाँ से काट देना, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर मैं लिखना कि क्या आप कैन यूज एनी अदर कुछ जो हमने मेंशन टू लाइन के अलावा भी यूज कर सकते हो तो हाँ लिख दो कि इसको क्या लिखूं? आर यू एबल टू यूज दिस नेम और टूल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। can you do circuit making in other tools referred not referred in the list Can you do circuit designing using other tools? No. which are not referred in the list. या आप लिख सकते हैं कि क्लाइंट को अगर जो आपने टूल्स मेंशन किए हैं उनके अलावा कोई टूल वो यूज़ करना चाह रहा है तो इसको क्लाइंट को आप ये क्रूशियस होगा इस बारे में कि आप वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपने पहले ही उसका जो क्वेश्चन है उसको लिख के उसका आंसर दिया होना चाहिए ताकि वो पहले ही अंडरस्टैंड कर ले। कैन यू डू सर्किट डिजाइनिंग कट करना है, ये रेफर के स्पेलिंग सही सिंगल एफ के साथ नहीं लिखा। डबल आ रहा है, चलें ये यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आप उसको आंसर इस तरह करें कि यस आई कैन यूज सम अदर टूल्स आल्सो बट फॉर दिस you have to ask me about this before placing the order। ठीक है, इससे ये है कि उसको आइडिया हो जाएगा कि आपके अंदर एबिलिटी है, इसके अलावा भी आप कोई यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इनके अलावा आपके ज़हन में और भी जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको यहाँ पे ऐड करें और ताकि वो आपकी गिग की रेटिंग भी इम्प्रूव हो। ठीक है, अब यहाँ पे वो है रिक्वायरमेंट आपसे डिमांड कर रहा है कि बायर जब ऑर्डर प्लेस करे तो वो क्या रिक्वायरमेंट लिखे। तो प्लीज
यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट ऐड करनी है। क्लाइंट जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसके आगे ये क्वेश्चन आएगा, तो वो यहाँ पे वो आपको रिक्वायरमेंट इसकी ऐड करनी पड़ेगी। इसके बाद आपकी गिग इमेज है जो कि आपको डिस्प्ले इमेज होगी, ऐड करनी होगी। हमने एक जो है बेसिक सी गिग इमेज बनाई हुई है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। कोशिश करें कि इसे गूगल से ना लें, इसको खुद ही जो कोई इमेज बनाए, क्योंकि गूगल की इमेज जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। फाइवर का जो रिकमेंडेड इमेज साइज है वो यूज़ करें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आप कोई वीडियो भी रिकॉर्ड करके तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जिस तरह आपने कोई प्रीवियस रिपोर्ट अच्छी सी लिखी हुई है, उसके अंदर आपके सिमुलेशन के ग्राफ्स हैं, जो भी एनालिसिस हैं, हर चीज़ वो उसमें ऐड है, तो आप वो पीडीएफ भी ऐड कर सकते हैं। वीडियो के अंदर आप कुछ डिटेल डिस्कशन करना, कुछ अपने बारे में डिटेल से वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो ये देखें वीडियो जो है, वीडियो कैन इंक्रीज योर यूजर एंगेजमेंट बाय 40%। इस तरह की कोई भी चीज़ आप ऐड करते हैं तो वो जाहिर बात है बेनिफिशियल होगी आपके लिए, आपकी गिग के लिए। आपके जो उस पर गिग के इम्प्रेशंस होंगे वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो गिग है ये बन चुकी है। और ठीक है, अब हम इसे सेव एंड प्रीव्यू करते हैं। तो ये आप देखें कि गिग जो हमारी बन चुकी है, इसका ये गिग टाइटल है जो हमने दिया था, इसके बाद गिग इमेज है, अबाउट दिस गिग है, और इसके बाद ये कुछ सेलर इंफॉर्मेशन है। ये आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल डिटेल के अंदर ऐड करनी है, इसको भी अच्छा सा करके लिखें। ये जो हमने प्राइसिंग सेट की थी वो है, ये यहाँ भी आती है। ठीक है, और इसके बाद ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये रिलेटेड टैग्स हैं। ये टैग्स के साथ सर्च करने से हमारी गिग जो है वो शो हो सकती है क्लाइंट को। ठीक है, अब इनिशियली फाइवर पे थोड़ा सा इस तरह का सिस्टम है कि क्लाइंट भी आपको अप्रोच कर सकता है, और आप भी जिन क्लाइंट्स ने रिक्वेस्ट भेजी होती है उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो आपने किस तरह क्लाइंट को चेक करना है कि आपके रेलिवेंट किसी ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है या नहीं, तो आपने बाय रिक्वेस्ट पे जाना है और इसको यहाँ पे देखना है कि बाय रिक्वेस्ट आई हुई है कि नहीं। ये बाय रिक्वेस्ट न्यू सेलर्स के लिए लिमिटेड टाइम्स में आती हैं। ये बात समझनी लाजमी है, न्यू सेलर के लिए बाय रिक्वेस्ट हर टाइम अवेलेबल नहीं होती, ये लिमिटेड टाइम के लिए होती है। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन रहना है। लोग अकाउंट बनाते हैं, बना के भूल जाते हैं, ऑनलाइन नहीं रहते, या फिर मोबाइल पे उन्होंने ऐप की होती है और वो समझते हैं कि बस ये ऐप है तो हम हर टाइम ऑनलाइन है, ऐसा नहीं है। डेस्कटॉप के ऊपर आपकी ये विंडो खुली होनी चाहिए, आप इसको यूज़ कर रहे हो, बार बार बाय रिक्वेस्ट चेक करते हो, आप रिफ्रेश करते हो, ऑटो रिफ्रेशर ना यूज़ कीजिए। इसे खुद ही चेक करें, खुद बार बार देखें। इससे ये है कि आपका ऑनलाइन स्टेटस रहेगा, और जो क्लाइंट क्विक डिलीवरी चाह रहा है वो ऑनलाइन का फिल्टर यूज़ करते हुए आपको जल्दी असेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट के अंदर अब हम देखते हैं कि हमारे एलिमेंट कोई रिक्वेस्ट आई हुई है तो कि नहीं। अ, फिलहाल जो हमने गिग बनाई है उसके रेलिवेंट कोई रिक्वेस्ट नहीं आई हुई। ठीक है, ये टाइम थोड़े टाइम बाद आ सकती है, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, अब मैं अपना खोलूं, और मेरे पास मेरी रिक्वेस्ट मर्जी की है करूँगा। खोल मैं उसको ये स्टॉप करूँगा, ये स्टॉक में नहीं था तो पॉज कर। तो जब आप बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको इस पेज पे ले आएगा। वो आपको इस पेज पे ले आएगा। इस पे आप देखेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसमें मैंने लॉगिन चेंज की है, लॉगिन डिटेल चेंज की हैं, और ये एक डिफरेंट अकाउंट है जो ऑलरेडी रनिंग अकाउंट है। ये देखते हैं कोई आपके से भी डिज़ाइन बिल्डिंग डिवाइस एंड फंक्शन प्रोडक्ट बोर्ड कंटेनर।
minutes both. ये जिस तरह एक क्लाइंट ने अभी रिक्वायरमेंट लिखी है कि उसके पास एक पीसीबी है, सर्किट है ऑलरेडी, और वो सर्किट उसका फंक्शनल है, रनिंग है। उसने कुछ इसमें कंपोनेंट इसको पीसीबी को रीडिज़ाइन करवाना है और अपने कंपोनेंट चेंज करने हैं। तो मैं इसको आपको सिर्फ शो करवाने के लिए जो है वो इसको एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ। इसका मेथड ये है कि आपने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, ये यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ना आप ऑडियो काट दे बेशक अंदर। अच्छा, यहाँ पे ना मैं नीचे तला हुई चीजें लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए कि मैंने उसको थोड़ा सा अपना पहले तो उसे बताया कि हाँ मैंने आपकी रिक्वायरमेंट पढ़ी है और मैं ये इसे इजीली कर सकता हूँ। फिर मैंने उसे अपना प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है इसके बारे में वो मैंने उसे बताया है कि जी मैं ये काम उसकी रिक्वायरमेंट को कंसीडर करते हुए और उसे मेंशन करते हुए मैंने उसे बताया है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इन केस आप बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल न्यू हैं और आप इधर आए हैं, क्लाइंट ने एक सर्किट का है जो आपने डिज़ाइन करना है या उसकी रिपोर्ट या एनालिसिस करना है, तो आपने वो काम पहले नहीं किया हुआ, तो आपने वो टूल यूज़ करते हुए उसके रेलिवेंट आपने जो काम किया हुआ है, लेट्स सपोज अगर क्लाइंट आपको कहता है कि आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई काम है, लेट्स सपोज वो कहता है कि आपने बग डिज़ाइन करना है, तो आपने सिमुलेशन ऑलरेडी कुछ की होगी या कुछ नहीं की, तो उसे क्विकली सिमुलेशन कुछ करनी है, वो बूस्ट की कर लें, वो बग की कर लें, और उससे आपने बता देना है कि जी मैं ये वाला टूल यूज़ करते हुए सिमुलेशन भी कर लेता हूँ, बग बूस्ट की डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। इस तरह की चीज़ें आपने कॉन्फिडेंटली उसे बतानी है ताकि वो आपको आपकी जब ऑफर को देखे तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो कि ये ऐसा बंदा है जिसको मुझे ज़्यादा बात बताने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। कुछ आपने एफर्ट इसमें खुद करनी है।
आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अक्सर देखते हैं तो वो बिल्कुल आपको आइडिया नहीं होता। जब आप नया काम स्टार्ट करते हैं तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी डिफरेंट होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने नहीं पढ़ी होती, या कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जिनमें आप वीक होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने उनको इग्नोर करते जाना है। स्टार्टिंग में आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, आपने वो चीज़ों को सीखना है, उन पे काम करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया जब आपने न्यू अकाउंट बनाना है तो आपने मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन रहना है। तो ऑनलाइन रह के आपने क्या करना है, साथ आपने यही काम करना है, आपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। आपने वहाँ पे अपना जो है वो बार बार अपने पुराने काम को जो आपने किया हुआ है, या जो चीज़ें आप देखते हैं कि लोग किस तरह की डिमांड करते हैं, उसको सीखना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है, उसकी सिमुलेशंस करनी है, ताकि जब क्लाइंट आपके पास दोबारा उस तरह की चीज़ लेके आए तो आप उसको बिल्कुल जो है वो कॉन्फिडेंट होके कह सके कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आप न्यू है तो यहाँ पे मेंशन करें कि मैं जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे नया हूँ, ठीक है, आप एक दफ़ा मुझे चांस दें, हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे और आपकी क्लाइंट को बताएं कि उसकी सेटिस्फेक्शन तक मैं इसे जो है वो इस काम को करूँगा और उसको डिलीवर करूँगा। ठीक है, आपने किसी तरह उसको यकीन दहानी करानी है कि वो आपके साथ काम करते हुए अपना टाइम किसी सूरत वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, बाद में आपने बजट यहाँ पे सेट करना है। बजट जो क्लाइंट ने लिखा हो कोशिश करें कि उसी की रेंज के अंदर रहें। अगर तो आप समझते हैं कि उसने बजट थोड़ा लिखा हुआ है और वो बजट उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो आप उसको गिग यहाँ पे जो ऑफर भेज रहे हैं उसके अंदर भी आप डिटेल मेंशन कर दें कि ये काम है और इस काम की बेस पे इसका जो रेट वो ये होगा। आप यहाँ पे रिवीजन सेलेक्ट करें, जितनी आप रिवीजन दे सकते हैं। और इसी तरह आपने जो क्लाइंट ने टाइम दिया होगा, लेट्स जैसे इसने 20 डेज दिए हैं तो मैं यहाँ 15 डेज मेंशन कर रहा हूँ। अगर मैं इससे भी जल्दी कर सकता हूँ तो मैं वो भी मेंशन कर सकता हूँ। बजट क्योंकि मैं समझता हूँ इसको यही सूटेबल है तो मैंने वही रहने दिया है, और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये जब आप बैठेंगे आप सीखेंगे इस पे काम करेंगे तो आप साथ साथ इसे जो है इम्प्रूव होती जाएंगी आपकी ये चीज़ें। यहाँ आप सबमिट ऑफर्स के अंदर क्लिक करेंगे, सबमिट ऑफर क्लिक करेंगे तो ये क्लाइंट को ऑफर आपकी तरफ से सबमिट हो चुकी है। पहले यहाँ पे 10 ऑफर्स लेफ्ट टुडे था, तो अब ये 9 ऑफर्स रह गई हैं। मतलब विद इन 24 आवर्स आप जो है एक्चुअली अपने टाइम के हिसाब से एक दिन के अंदर आप इसे 10 ऑफर्स सिर्फ भेज सकते हैं। तो कोशिश करें जिन पे आप कॉन्फिडेंट हो, जो आपको अच्छी आती हो, उन उन ऑफर्स को आप जो है वो ऑफर, उन रिक्वेस्ट को आप ऑफर भेजें, और उन जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि गिग की ये प्रोग्रामिंग की आती हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर आईटी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। फर्मवेयर की एम्बेडेड के अंदर ये भी ईएसपी का प्रोजेक्ट है। इसमें आर्डिनो और ईएसपी 8266 यूज़ करना चाह रहा है। इसी तरह ये आप जब देखेंगे क्लाइंट किस तरह की रिक्वायरमेंट करता है तो आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है और कौन सी आपके रेलिवेंट है। ये मैटलैब सिमुलिंक का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसी तरह हर तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, सिर्फ आपको मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इधर टाइम स्पेंड करना है। ऑफ़र को बार बार वॉच करते रहना है। इससे ये है कि आपकी रिक्वेस्ट भी ज़्यादा होंगी और इससे आपका प्रोफाइल का जो है इम्प्रेशन भी इंक्रीज़ होंगे। और जब प्रोफाइल के इम्प्रेशन आपके इंक्रीज़ होंगे तो क्लाइंट यहाँ मेन सर्च पे भी आपको इजीली सर्च कर सकता है। मतलब क्लाइंट जो है वो अगर यार यहाँ से आपने रोकनी है ना, उन्हें क्लाइंट के एंड पे जो होता है ना वो दिखाना चाह रहा उधर क्रोम पे खोलो, इसमें जो अड़ जा रहा है ना। हूँ। ये ये क्लाइंट को इस तरह का इन्वायरमेंट आपके लिए शो होगा, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं सर्किट। तो
क्लाइंट को ये चीज़ें शो होगी, आप इनमें से कोई गिग खोल लें, आर्डिनो प्रोजेक्ट्स हैं, I will do ECDC, electrical machines, linear, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन एंड सिमुलेशन। क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से आपकी गिग सेलेक्ट करेगा कीवर्ड पुट करने के बाद, ठीक है, और जो उसको सूटेबल टाइटल लगे, जिस तरह ये है डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट स्कीमेटिक पीसीबीज, और वो आपको फिर मतलब आपकी गिग पे आएगा, आपको यहाँ से चेक करेगा आप उसके रेलिवेंट काम कर सकते हैं या नहीं, और वो आपसे अगर बात करना चाहता है तो आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है, अदरवाइज वो आपको डायरेक्ट ऑर्डर भी प्लेस कर देगा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। इसके बाद आपको क्लाइंट का रिस्पांस आ जाता है आपकी रिक्वेस्ट पर। पहले तो ये है कि आपने अगर एक रिक्वेस्ट भेजी है तो आपने ये ज्यूम नहीं करना कि पहली रिक्वेस्ट पर ही आपको वो बहुत ज़्यादा कोई हर रिक्वेस्ट पर आपको जो है क्लाइंट वो अप्रोच करेगा, ऐसा नहीं होता। आपको इसमें टाइम चाहिए, थोड़ा सा सब्र चाहिए और रेगुलरिटी चाहिए। फिर एक टाइम होता है कि जब आपके पास क्लाइंट आ जाता है और आप फिर उस पर काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम तक आपको जो है काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। इनिशियली आपको काफ़ी ज़्यादा सब्र करना पड़ता है और बार बार बाय रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उस टाइम में आपने जो है अपने आप को इम्प्रूव करना है, टेक्निकली इम्प्रूव करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। फिर जब क्लाइंट आपके पास इनिशियली आ जाए तो कोशिश करें कि उसके बजट के अंदर रहते हुए ही आप जो है उससे किसी तरह डील अपनी फिक्स करें। उसको शुरू वाले ऑर्डर्स में आपको बहुत ज़्यादा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि एफर्ट करनी पड़ेगी। आपको एक्स्ट्रा टाइम जाग कर जो है उसे उसका काम डिलीवर करना पड़ेगा, विद इन टाइम आपको डिलीवर करना पड़ेगा। उसकी अगर कोई रिवीजन्स हैं तो उनको आपको टैकल करना पड़ेगा। उसको आपने सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स देने हैं। वो आप जब ऑर्डर आपका होगा तो ऑर्डर आप डिलीवर करेंगे, फिर उसके बाद वो चेक करेगा, रिवीजन्स मांगेगा, अगर आपको रिवीजन की इसकी ज़रूरत हुई तो, अदरवाइज वो फिर आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेगा। ये इतना सिंपल है नहीं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है। आपको थोड़ा सा बस ये है कि सब्र से काम करना है। इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल भी इंशाल्लाह अच्छी होगी और आपको क्लाइंट जो है वो खुद ही रीच करेगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि काफ़ी है ये आज के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मज़ीद डिटेल्स के साथ। अच्छा तला, मेरे मेरे कुछ क्वेश्चन है आपसे, मुझे जी आंसर करें। पहली चीज, आपने जब इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी जी। तो आपने जब फ्रीलांसिंग शुरू की तो क्या सोच के की, और कितना टाइम लगा आपको पहला ऑर्डर पकड़ने के लिए, और किस चीज का ऑर्डर मिला? मैंने फ्रीलांसिंग तो यही अर्निंग सोर्स के लिए ही स्टार्ट की थी इंजीनियरिंग के बाद। और कितने अरसे बाद की थी डिग्री? डिग्री के तकरीबन मैंने 7-8 माह बाद स्टार्ट की थी, ठीक हो गया। ठीक है। और पहला ऑर्डर जो है ये मेरी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद मुझे 3 महीने बाद ऑर्डर मिला था। और वो क्या चीज थी? पहला ऑर्डर सर्किट डिजाइनिंग का था और हार्डवेयर और डिजाइनिंग का था। आप कितने अरसे बाद, ये जब आपको पहला ऑर्डर मिलने के कितने अरसे बाद आप इस काबिल हो गए थे कि आपको कंटिन्यूअसली ऑर्डर मिल रहे हैं और अपना मंथली एक्सपेंस उससे पूरा कर रहे हैं? पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि पहला ऑर्डर जो है वो 3 महीने बाद अगर मुझे मिला था तो वो 3 महीने मैंने कैसे गुजारे। मैं वो 3 महीने बिल्कुल डेली सुबह उठता था, उठ के फ्रेश होके लैपटॉप के आगे बैठता था, प्रोफाइल ओपन करता था और कॉन्टिन्यूसली उसको बाय रिक्वेस्ट चेक करता था और उससे रिक्वेस्ट भेजी जाता था, ठीक है। जब और उसमें जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स मुझे नज़र आती थी मैं उनको सीखता था, उनको लर्न करता था। फिर जब मुझे 3 महीने बाद ऑर्डर आया तो उसके बाद फिर ये था कि ऑर्डर स्टार्ट हो गया आहिस्ता आहिस्ता आने पहले के बाद। तो विद इन 4 to 5 months मैं इतना हो चुका था कि किसी अपना एक्सपेंस अच्छे तरह पूरे कर लेता था। फिर मुझे ऑर्डर खुद ही आना शुरू हो चुके थे। उसके बाद मुझे बाय रिक्वेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। अब एक और क्वेश्चन,
आप क्या समझते हैं कि ये फाइवर, अपवर्क या कोई और वेबसाइट में से कौन सी वेबसाइट सबसे बेहतर है? जो है ना फ्रेश ग्रेजुएट्स उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि फाइवर ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर दो तरह से क्लाइंट दोनों तरह से आपको अप्रोच कर सकते हैं। अब तो वैसे अपवर्क पे भी उन्होंने कर दिया है, आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन इसमें यह है कि इसके अंदर छोटे लेवल के काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर मिल जाते हैं आपको, और आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं फाइवर से। अच्छा, आपके नज़दीक कितना टाइम एक बच्चा दे और कितनी मैक्सिमम अर्निंग वो ले सकता है? अर्निंग का तो इसमें नहीं है कोई इस तरह क्राइटेरिया। नहीं, फॉर एग्जांपल ऑफिस आवर्स हैं 8 आवर्स, जी 8 आवर्स वो अगर देता है डेली बेसिस पे, आफ्टर आपके मुताबिक 3 महीने में ऑर्डर मिल जाएगा, तो 8 आवर्स वो डेली देता है, तो कितने महीने या कितना टाइम के बाद वो इतनी अर्निंग ले ले कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए? और मैक्सिमम एक इंडिविजुअल बंदा मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी में पैसे कमा सकता है? ये सब डिपेंड करता है स्किल पे। हम्म। आप स्किल को यूज़ कैसे कर रहे हैं, फिर आप कितना अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं कि क्लाइंट जो है वो विल हो इस बात के लिए कि वो आपको ज़्यादा पे कर सके। हम्म। तो जो बात है कि कितने टाइम बाद बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि जब आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद आप 3 से 4 महीने बाद आप जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। और अगर आप उसके बाद काम ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं और अच्छा काम करते हैं, तो आप तकरीबन 8 घंटे काम करने के बाद 500 800 या इससे ज़्यादा डॉलर ही कमा सकते हैं पर मंथ। इससे ज़्यादा ही कमा सकते हैं पर मंथ अगर आप कंटिन्यूसली टाइम देते हैं और अपने स्किल को इम्प्रूव करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो। अब ये 500 800 डॉलर, चले 500 मंथली की बात करते हैं, ये अगर फॉर एग्जांपल एक कंटिन्यूस बच्चा एफर्ट करता है 8 आवर्स पर डे के हिसाब से देता है, तो आपके अंदाजे के मुताबिक कितने टेन्योर के बाद इस लेवल पे पहुंच जाएगा? मेरा ख्याल है कि 500 को रीच करने के लिए प्रोफाइल क्रिएशन से लेके तो 500 तक जाने के लिए आपको तकरीबन 7 8 महीने तो लग सकते हैं। इन शॉर्ट सारे प्रोसेस को कंक्लूड करते हैं तो 8 मंथ्स लग सकते हैं, और 3 मंथ्स जो हैं वो आप इनिशियल फेज को लेते हैं कि जिधर कोई ऑर्डर नहीं आया, तो टोटल 11 मंथ्स बनते हैं, और जी दैट मीन्स 500 तक पहुंचने के लिए 11 मंथ्स में इजीली बंदा पहुंच सकता जी है अगर बिल्कुल। बेसिक स्किल हो। जी और 500 अगर डॉलर्स की मैं बात करूं तो तकरीबन 80,000 के करीब बनता है। जी और अगर बहुत अच्छा बच्चा है और कंटिन्यूअसली एफर्ट करता है तो अगले साल तकरीबन 800 900 तक चला जाएगा। इजीली जा सकते और 800 900 का मतलब है 1,30,000 के करीब आ जाता है। हैं। जी हमारी कोई भी इंजीनियरिंग की जॉब ऐसी नहीं है जो 1 साल या 1.5 साल के अंदर 1 लाख या 1.5 लाख रुपए आपको देना शुरू कर दें। जी हमारे मेजर पीएचडी डॉक्टर्स या इंजीनियर्स ऐसे जिनका 10 10 12 12 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी 1.5 लाख रुपया बड़ी टाइम के बाद हासिल करते हैं। तो जी ये एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई बंदा काम करे तो ये जॉब का सब्स्टिट्यूट है और जॉब से बेहतर है, क्योंकि जो सेकंड स्टेज बनेगी आफ्टर दिस, वो स्टेज क्या बनेगी कि आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलो, अपने जैसे बच्चे लो, और अपने जैसे बच्चे लेने के बाद आप यही जो $500 पर बंदा आप रिसीव कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली ये डबल ट्रिपल और समटाइम इससे भी ज्यादा हो जाएगा। खुद भी कमाओ और उन लोगों को भी खिलाओ जो बेरोजगार इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। और अच्छी बात फ्रीलांसिंग की ये है कि पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया के अंदर जिस भी कंट्री है, जिस तरह हमें अमेरिका की, यूके की, यूएसए की या कहीं पे भी वो उनकी जॉब्स मिल जाती हैं। हमारी कमाई डॉलरों में होती है, रुपयों में नहीं होती। और आखिरी सवाल, पेमेंट मेथडोलॉजी क्या होती है? पेमेंट इसकी बहुत इजी है, मतलब ऐसा कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। अब तो जैस कैश के थ्रू भी आप पैसे ले सकते हैं, नहीं तो आपको सिर्फ अपना एक बैंक अकाउंट चाहिए। हम्म। बैंक अकाउंट जब आपका होगा, कोई भी होता है, हर बंदे का नॉर्मली होता है जो ग्रेजुएट होता है, नहीं तो जैज कैश अकाउंट होना चाहिए बस आपका। तो फाइवर के अंदर जब आप जब ऑर्डर स्टार्ट करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, तो पहले लेवल 1 लेवल न्यू सेलर से लेवल 2 तक आपकी 14 डेज बाद जो है ऑर्डर कंप्लीट होने के पेमेंट रिलीज हो जाती है, जो आपके फाइवर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। जब वो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, तो अब आपको एक अमाउंट चाहिए, थ्रेशोल्ड है, उससे उस अमाउंट तक अगर आपके पैसे हो गए हैं तो आप उसको
अपने बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्टली। वो जब आप बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करते हैं, फाइवर खुद ही आपको गाइड कर देता है प्रोसीजर को, पेयोनियर के थ्रू वो जो आपका बैंक कनेक्ट कर देता है। तो ये बहुत ईज़ी है, इसमें कोई किसी किस्म की कम्प्लेक्सिटी नहीं है। और अगर मैं फाइवर से विड्रॉ कराऊं तो कितने दिनों बाद मेरे अकाउंट में आ जाएंगे? विदिन 2 डेज़। विद इन 2 डेज। लेकिन पहली दफ़ा ही टाइम लगता है, बाद में तो ये मेरा तो बहुत ईज़ी है, विदिन 2 आवर्स जो है पैसे मैं रिसीव कर लेता हूँ। चलें। ठीक है। एक बात और, ये लेवल 1 और लेवल 2 क्या है, और लेवल 1 से लेवल 2 में जाने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे? ये ऐसा है कि फाइवर ने ना सेलर्स के लेवल रखे हुए हैं। जब न्यू अकाउंट बनाते हैं तो फाइवर आपको न्यू सेलर का एक बैच देता है। उसके अंदर आपको टाइम गुजारना होता है, शायद 60 डेज या 30 डेज न्यू सेलर के साथ। उसमें आपने वो न्यू सेलर का बैच आपका रहेगा, और उसमें आपने 10 ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं और $400 जो है वो अर्न करने हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ फेज है। इसके बाद आता है लेवल 1 का फेज। लेवल 1 के अंदर आपने 60 डेज स्पेंड करने हैं, और इसके अंदर आपने उसको 50 ऑर्डर्स कंप्लीशन रेट लेके जाना है अपना। और इसके अलावा अपने जो अर्निंग है वो $2000 तक लेके जाना है। ये जब लेवल 1 आता है तो उसके बाद ऑर्डर्स की रेशो काफ़ी बढ़ जाती है, तो ये जल्दी अचीव हो जाता है अगर बंदा काम अच्छे तरीके से करता रहे तो। फिर लेवल 2 आ जाता है, और लेवल 2 के बाद आपको टॉप सेलर्स तक, ये थोड़ा सा काफ़ी लंबा और टाइम टेकिंग काम है, क्योंकि इसके अंदर $20,000 अर्निंग चाहिए होती है, और ऑर्डर्स भी जो हैं इसमें ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ये है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सानिया अता फरमाए और सानिया खल के खुदा में आमीन। तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफ़िज़। ले सर जी।